नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने एनाटॉमी की 9 कक्षाएँ पूरी कर ली हैं और आज हम 10वीं कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आपने पहले की कक्षाएँ नहीं देखी हैं, तो चैनल पर ही प्लेलिस्ट है आपकी एनाटॉमी के पीवाईक्यूज़ करके, आप उन कक्षाओं को देख सकते हैं। और हम धीरे-धीरे करके सभी प्रकार के जो विषय हैं आपके, पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों के आधार पर, उन सब की कक्षाएँ हम बना रहे हैं, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। प्रश्न है आपका कि बच्चों में जो रिकेट्स रोग है उसका क्या कारण है? तो ये प्रश्न आपका पहले भी कई बार आया है। बच्चों में जो विटामिन डी की कमी से रोग होता है वो रिकेट्स से है और विटामिन डी की कमी से अडल्ट में जो रोग होता है वो भी पहले आया था आपको, वो ओस्टियोमैलेसिया है। तो अब यहाँ पे विटामिन डी तो लिखा नहीं है। विटामिन डी का प्रयोजन हमने पता है, पहले हमने पढ़ा था। ये विटामिन डी जो डाइटरी कैल्शियम है आपका, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। तो मुख्यतः विटामिन डी का जो संबंध है आपका वो कैल्शियम से है। तो अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। हाइपो का अर्थ होता है कम और हाइपर का अर्थ होता है ज्यादा। तो हाइपोकैल्सीमिया मतलब आपका कैल्शियम की कमी, वही आपका सही आंसर है। हाइपरकैल्सीमिया हो गया कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होना, जिसके कारण से पथरी आदि की दिक्कत हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम का रिकेट्स से या हड्डियों से कोई संबंध नहीं है। पोटेशियम की कमी से मसल्स में या हार्ट में आपकी दिक्कत आती है और जो आयोडाइन की कमी है उसके कारण से आपको ग्वाइटर इत्यादि रोग हो सकते हैं। तो अपना तो सही आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। अगला आपका अलग अलग जो विषय है प्रोटीन्स आदि, उनके साइंटिस्ट की लिस्ट यहाँ पे दी है कि किसने किस किस की खोज की। तो इसमें नाम आप याद रख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन पहले भी आया था, जैसे उसका पूछा था सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट क्रुक ने की थी। उसी समय पे उसी कक्षा में मैंने कुछ और साइंटिस्ट भी बताए थे प्रमुख, जिन्होंने अलग अलग पदार्थों की खोज की थी। तो प्रोटीन की जो खोज की है आपकी, वो मल्डर ने की है आपकी। बस नाम नाम याद रख लीजिए। विटामिन की जो खोज है आपकी, वो फंक ने की है। आयोडाइन की जो खोज है आपकी, या जो इसका हेल्थ के रूप में जो यूज है आपका, वो कैंडाल से जुड़ा हुआ है। और जो एसेंशियल फैटी एसिड है, एक बर एंड बर करके आपके दंपति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी आपकी। तो ये एक सीधा फैक्ट है, इसको आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका मेमोरी से रिलेटेड है। इसमें पूछा है कि स्मृति का प्रकार निम्नांकित में कौन सा नहीं है, मतलब कौन स्मृति का या मेमोरी का टाइप नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मेमोरी के कई तरह के टाइप हमने पढ़े हैं कक्षाओं के अंदर, जैसे आइकॉनिक मेमोरी, ये एक प्रकार की सेंसरी मेमोरी है। और सेंसरी मेमोरी मतलब जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो चीजें संसार की परसीव की जाती है, प्राप्त की जाती है, उनकी जो मेमोरी बनती है उसको सेंसरी मेमोरी कहते हैं। तो सेंसरी मेमोरी को भी कई भागों में डिवाइड किया जाता है। उसमें से एक आपका जो टाइप है वो है आइकॉनिक, जो कि विजुअल से रिलेटेड है, अर्थात दृश्यता से संबंधित है। आंखों के द्वारा जो आपकी मेमोरी बनती है उसको आइकॉनिक मेमोरी कहेंगे। इकोइक मेमोरी ये भी एक प्रकार की सेंसरी ही मेमोरी है। ये श्रवणेंद्रिय से ऑडिटरी है आपकी, ये श्रवणेंद्रिय से जुड़ी, कानों से आप जो सुनते हो वो आपकी इकोइक मेमोरी में आएगा। एपिसोडिक जो मेमोरी है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमने देखा था एपिसोडिक, सिमेंटिक, कई टाइप आते हैं आपके। तो एपिसोडिक है जो आपके पर्सनल जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, उनको एपिसोडिक कहते हैं। जो सिमेंटिक मेमोरी होती है, जो जनरल फैक्ट्स हैं, जो जिसका सबको पता है, नॉर्मल फैक्ट है, किसी के जीवन से संबंधित नहीं होते, उनको सिमेंटिक कहेंगे। ये तीनों मेमोरी के टाइप हैं। और ये जो एपिटोपिक है, ये मेमोरी का टाइप आपका नहीं है। ये इम्यूनोलॉजी से संबंधित एक शब्द है, एक सिंपल कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इन्होंने डाल दिया। जैसे एपिसोडिक था तो एपिटोपिक कर दिया। यदि किसी को सही से याद नहीं होती, इन दोनों में वो कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर जो मेमोरी का टाइप नहीं है वो डी हो जाएगा। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट्स दिए हैं और उनमें से बताने हैं कि कौन सा इनमें से है और कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा है वो बताना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के
तीन होते हैं आपके, डुडिनम, इलियम और जुजुनम। मतलब डुडिनम आ गया आपका, फिर जुजुनम आता है, फिर आपका इलियम आता है, सीकम है आपका, या कोलोन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के आपके पार्ट हैं। तो यहाँ पे तीन है, लेकिन क्वेश्चंस का आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दो दो के बना रखे हैं। तो इसमें हमें देखना कि जो बेटर ऑप्शन बन रहा है, जैसे ए या सी हो, ए सी नहीं है, या ए या डी हो, ए डी भी नहीं है, या फिर सी और डी हो, सी और डी ऑप्शन हमारा मिल गया, तो यही सही आंसर होगा। ना तीन तीन के कॉम्बिनेशन भी बना सकते थे, ए सी डी, वो नहीं बनाया। तो जो आपके प्रॉपर आपके यहाँ पे जो ग्रुपिंग दी गई है उसमें सी और डी ही आपका मैच होता है, बाकी आपके मैच नहीं हो रहे। अगला प्रश्न देखिए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच का कार्य क्या है? तो इसमें चार कार्य हैं और ग्रुपिंग नहीं की है। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, स्पर्म प्रोडक्शन, ओस्ट्रोजन या ओव्यूलेशन। तो अब ये जो जून 2024 का पेपर है, ये ऑफलाइन हुआ था पेपर, और बाद में विवाद जो हुआ था परीक्षा के संदर्भ में, उसमें कैंसिल हो गया था, इसलिए इस पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई। तो अगर हम देखते हैं, जितनी मेरी जानकारी है, एलएच हार्मोन जो है उसका मेल के संदर्भ में ये भी कार्य है और फीमेल के संदर्भ में ये भी कार्य है। तो दोनों ही आंसर सही होने चाहिए। यदि फीमेल के संदर्भ में देखें तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया करता है। ओव्यूलेशन क्या होता है? जो ग्राफियन फॉलिकल होता है आपका, या मैच्योर फॉलिकल जो होता है, तो ओव्यूलेशन, ये जो ओवेरी से आपका मतलब निकला, तो उसका रप्चर होता है, और रप्चर होने से उसमें से सेकेंडरी ओसाइट या एग रिलीज होता है, उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल टाइम पे। तो ये एलएच का मुख्य कार्य है आपका। और जैसे ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटम बनाने में भी एलएच हेल्प करता है। कॉर्पस ल्यूटम, ये एक महत्वपूर्ण वर्ड है। ये करता क्या है आपका, कि जब आपका ओव्यूलेशन हो गया, और फिर आप कह सकते हैं कि उस समय जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने का जो काम है, वो यही करता कॉर्पस ल्यूटम। ये कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है, और वो प्रोजेस्टेरोन ही है मुख्यतः जो यूट्रस पे काम करेगा प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने में। ये दोनों काम आपके, आप इसके एलएच के समझ सकते हैं। और मेल के संदर्भ में यदि आप इसके काम देखते हो, तो मेल में जो टेस्टिस होता है, उस टेस्टिस के अंदर एक विशेष प्रकार के सेल होते हैं जिनको लीडिंग सेल कहा जाता है। तो इनको वो स्टिमुलेट करता है, और इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करना। तो मेल के संदर्भ में भी यही काम है एलएच का, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, और फीमेल के संदर्भ में आपको ओव्यूलेशन का काम है। तो दोनों आप याद रखिएगा। आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं, रेयर आपके, लेकिन ये जून 2024 में आया है, तो आगे भी आपका आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किडनी में अंगों का सही क्रम बताएं। एक बार आपका नेफ्रॉन का क्रम उन्होंने पूछा था, अभी किडनी का पूछा। किडनी में कई प्रकार की आपकी डक्ट्स है, उन्हीं के नाम इन्होंने लिखे हैं, और उनका सीक्वेंस बनाना है कि पहले कौन सी डक्ट आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। और इसमें जो ये ट्यूब दी गई है ना, ये बिल्कुल सही क्रम नहीं है कि बिल्कुल तुरंत अगले वाली दी गई हो। इसमें कहीं की कहीं लिख दी है, लेकिन उन्हीं का हमें क्रम बताना है। तो जो इन्होंने दिए हैं उसमें सबसे पहले आपकी एफेरेंट आर्टियोल आएगी। बाकी अगर आपको याद होगा, वहां से हार्ट से आपकी रीनल आर्टरी आती है। रीनल आर्टरी के बाद में सेगमेंटल आर्टरी होती है, सेगमेंटल के बाद में इंटरलोबर आती है, इंटरलोबर के बाद में आर्क्वेट आती है, फिर कोर्टिकल रेडिएट आती है, फिर आपकी एफरेंट आर्टियोल आती है। एफरेंट के बाद में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो जाती है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बाद में नेफ्रॉन आपका, यहाँ जैसे ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आपकी, यहाँ पर आपकी एफरेंट आर्टियोल थी जो इससे बनी, और ये आपकी इफरेंट आर्टियोल है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से जो आपका फिल्टर हुआ, वो फिल्ट्रेट आपका फिर आगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे बढ़ता जाता है, फिर लूप ऑफ हेनले आ जाता है। लूप ऑफ हेनले के बाद में आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाता है। उसके बाद आपकी कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है, जहां पे आपका यूरिन कलेक्ट होना शुरू होगा। तो इन्होंने यहाँ तक तो एफेरेंट आर्टियोल दी, उसके बाद में इन्होंने इफेरेंट आर्टियोल कर दी। यहाँ आपका देखो ऑप्शन बहुत सरल है,
एक से ही आपका हो रहा है। बी का अगर आपको पता हो कि एफरेंट आर्टियोल पहले आएगी, तो उसी से आप आंसर सही कर सकते हैं। फिर आपका ए आ गया इफेरेंट आर्टियोल यहाँ पे। फिर यहाँ की प्रक्रिया में ना जाके इन्होंने, क्योंकि यहाँ के बाद फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आती है। अगर आप देखो इसके बाद में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आएगी, फिर कोर्टिकल रेडिएट वेन्स आएंगी, फिर आर्क्वेट वेन्स आएंगी, फिर इंटरलोबर वेन्स आएंगी, इंटरलोबर, फिर रेनल वेन्स आएंगी। ये इधर का है। तो ये वेन्स मतलब ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रही है, और ये जो आर्टरीज है मतलब ये हार्ट से दूर लेके जा रही है। और यहाँ से जो आपका अंदर की तरफ आपका फिल्ट्रेट जाना शुरू हुआ, उसमें आपकी आ गई फिर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल भी आती है, वो लिखा नहीं है। उसके बाद आपकी कलेक्टिंग डक्ट आती है, जो आपका यूरिन कलेक्ट करना शुरू करे। कलेक्टिंग डक्ट के बाद में अगर आप देखो तो माइनर केल्सीज आएगी आपकी, फिर मेजर केल्सीज आएगी, फिर रीनल पेल्विस आ जाएगी, रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर आएगा। जो एक बार क्वेश्चन आया था आपका सीक्वेंस बनाने के लिए, यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद में यूरेथ्रा। इस तरह से ये डक्ट का है। तो डक्ट से पहले भी 2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इनको आप याद रखिएगा, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। सितंबर 2024 का देखिए पेपर, इसमें मेलन करने के लिए दिया है आपका कि कौन कौन सा जो मीटर है किस किस वेव्स को या किस चीज को मेजर करता है, वो मैच हमें करना है। तो एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन से पहले भी कई बार आपके प्रश्न आए हैं। एड्रिनल के 2 भाग हमने देखे थे। एड्रिनल का एक तो मेडुला था, मेडुला वाले से 2 मेन हार्मोन थे आपके, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। कोर्टेक्स से 3 है आपके। लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, उन 3 जो हार्मोन्स हैं जिनका जो नाम उनका प्रसिद्ध है, वो ना देके उनका टाइप दे दिया कि किस टाइप का हार्मोन है। जैसे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ये कोर्टिसोल हार्मोन इसमें आता है आपका, इसको याद रखिएगा, इस टाइप में कोर्टिसोल। जो मिनरल कोर्टिकोक्वाइड्स है आपका, इसमें एल्डोस्टेरोन आता है, एल्डोस्टिरोन। और जो गोनेडोकोर्टिकॉइड है, इसमें आपके एंड्रोजन्स आते हैं, एंड्रोजन्स। तो ये जो टाइप है इनका वो भी याद रखें, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, गोनेडोकोर्टिकॉइड। कोर्टिकॉइड कोर्टिकॉइड तो आएगा ही आपका, गोनेड गोनेड ग्रंथि, मतलब सेक्स हार्मोन्स के संदर्भ में एंड्रोजन्स हो जाएंगे। मिनरल के संदर्भ में आपका, क्योंकि मिनरल को होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है एल्डोस्टेरोन। अगर आपको ध्यान होगा, हमने रेनिन एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन पाथवे हमने पढ़ा था, वहां पे ये आप याद रखिएगा। और ये ग्लूकोज के लेवल को आपको बढ़ाता है, इसलिए इसको ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कहा, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स के रूप में ये काम करता है। तो काफी अच्छा प्रश्न था, याद रखिएगा। तो ए सी डी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, विच टाइप ऑफ डिजीज इज रूमेटाइड ऑर्थराइटिस। तो हमें पता है कि रूमेटाइड जो ऑर्थराइटिस है, ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का अभिप्राय है कि कभी कभी हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है मिस्टेकनली हमारे ही शरीर को हानि पहुंचा देता है। तो ऑर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट के संदर्भ में है, तो कहेंगे कि ज्वाइंट्स को या वहां के आसपास के जो टिश्यूज हैं उनको अटैक करता है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, पेन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ज्वाइंट जो है धीरे धीरे करके डैमेज हो जाते हैं, डिफॉर्मेशन हो जाती है समय के साथ साथ। तो अच्छा प्रश्न है आपका, सेकंड हो गया रूमेटाइड आर्थराइटिस का। अगला फिर आपका देखो, ये कई बार आपका विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाले रोग, उनके संदर्भ में प्रश्न पहले भी आया है, फिर दोबारा आपका आ गया है। तो थियामिन, जिसको हम B1 भी कहते हैं, इसकी कमी से 2 रोग हमने पहले भी देखे थे, एक बेरी एक पोलिन्यूरोटिस। यहाँ पे बेरी दिया हुआ है, तो ए का 4 मैच कर दो। बेरी की सिम्टम्स भी मैंने आपको बताए थे, उसमें भूख चली जाती है, कमजोरी आ जाती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, स्वेलिंग आ जाती है, और श्वास प्रश्वास आपके शॉर्ट शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब श्वास लेने में दिक्कत होती है। फिर नियासिन है आपका, जिसको B3 भी कहा जाता है, और इसमें मेन आपका पेलाग्रा था, पेलाग्रा। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। पेलाग्रा में भी 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं, डायरिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस होगा और डिमेंशिया होगा। फिर आपका आता है बायोटिन। बायोटिन जिसको आप B7 भी कह सकते हैं,
मेरी ध्यान में अभी बायोटिन का कोई भी नहीं आया था आपका, तो ये पहली बार आया है बायोटिन का। और इसमें कई सारे आपके डिजीज है, जैसे मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, मसल में पेन हो सकता है, और डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। तो B7 का आपका डर्मेटाइटिस हो जाएगा। फटीग हो सकता है, थकावट हो सकती है आपको, या नोजिया, जी मिचलाना हो सकता है। ये कई प्रकार के आपके सिम्टम्स हो सकते हैं। मेंटल डिप्रेशन, डिप्रेशन हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है, पेन हो जाएगा आपका, और डर्मेटाइटिस जो कि ऑप्शन में दिया है, स्किन डिजीज होती है, आपकी स्किन में दिक्कत है। और साइनोकोबालामिन तो कई बार आपका आ चुका है, B12 को कहा जाता है, और उसकी कमी से पेरिनीशियस अनीमिया, जिसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या, इसके संदर्भ में प्रश्न भी कई आए हैं, और व्याख्या भी मैंने अच्छे प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है आपका कि शॉर्ट प्रोसेसेस दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये प्रश्न पहले भी आया था, लगभग इसी तरह का आया था। उसमें ऐसा था कि डेंड्राइट से जो आपके एक्शन पोटेंशियल है वो किस तरफ जाएगा, वो सेल बॉडी की ओर जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि वो शॉर्ट प्रोसेस, मैंने दो तरह के कम्युनिकेशन दिखाए थे न्यूरॉन के अंदर। एक शॉर्ट कम्युनिकेशन था जो डेंड्राइट और सेल बॉडी के अंदर होता है। एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है जो एक्सोन के अंदर होता है, एक्सोन में। तो ये शॉर्ट वाला यहाँ पे पूछा है कि दैट रिसीव, वो रिसीव करेगा और उसको कैरी करेगा उस एक्शन पोटेंशियल को किस ओर, सेल बॉडी की ओर। तो सबसे पहले रिसीविंग जो होती है आपकी एक्शन पोटेंशियल की, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो किस में आती है, सबसे पहले डेंड्राइट में आती है। डेंड्राइट से फिर वो सेल बॉडी में जाएगा, सोमा में, और सेल बॉडी से आपका फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के रूप में एक्सोन में आगे कन्वे होता है। फिर एक्सोन से अगले जब न्यूरॉन में जाएगा, फिर डेंड्राइट में जाएगा, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से फिर एक्सोन में जाएगा। ये दूसरी बार आपका क्वेश्चन आया, कई साल पहले एक बार आया था, आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था, और ये दूसरी बार आ रहा है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अब यहाँ पे ये कंपोनेंट्स हैं, उनके सब कंपोनेंट्स पूछे हैं कि किसका कौन कौन सा होता है। तो इन हड्डियों में सबसे ऊपर आपकी स्फिनाइड होगी। ये आपके स्कल में होती है, स्कल के बेस में, आंखों के पीछे की तरफ सबसे ऊपर ये होगी, तो फर्स्ट पे आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपकी मैंडिबल होगी, आपकी ये लोअर जा बोन है, तो दूसरे पे आप इसको रख सकते हैं, जबड़े की आपकी है। तीसरे पे आएगी आपकी गले के अंदर हायोड बोन होती है आपकी, ये हायोड बोन आप रख सकते हैं। चौथे पे आपका आएगा पटेला, पटेला आपका नी कैप है, आपका चौथे पे आ जाएगा। फिर नीचे की जो लोअर लेग की बोन है वो आपकी फिबुला हो जाएगी, ये पांचवें नंबर पे आ जाएगी। इस तरह से आपका जो सीक्वेंस बनेगा, डी बी और ई, डी बी ई, और उसके बाद में सी ए, डी बी ई सी ए, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी सेकेंड ऑप्शन ये वाला, डी बी ई सी ए। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, तो ये नहीं है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ये भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो जहां भी ट्रोपिन फैमिली आ जाती है और उनको रिलीज करवाने वाला जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होते हैं। खासकर जो RH रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, ये दोनों की दोनों जो फैमिली है आपकी, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही रिलीज होती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। अभी क्वेश्चन आया था, हमने पढ़ा था आपका, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो सही ऑप्शन आपका होगा सी, हाइपोथैलेमस वाला। अगला डायबिटीज और उसके सिम्टम्स के संदर्भ में आया कि डायबिटीज मेलिटस इत्यादि जो बीमारियां हैं, उसके संदर्भ में क्या क्या सिम्टम्स आपके दिखाई देते हैं। इसमें जैसे डायबिटीज मेलिटस है, जिसको हम सिंपल डायबिटीज भी बोलते हैं, इसका हमें पता ही है, ये आपकी शुगर या ग्लूकोज से संबंधित है। तो इसका थर्ड हो जाएगा डिसऑर्डर इन मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से नहीं हो पा रहा। जो टोन्सिलाइटिस है, ये एक प्रकार का टोन्सिल में इन्फ्लेमेशन है। ये आपके थ्रोट के पीछे का जो
बैक होती है गले के पीछे का, वहां पे एक ओवल शेप में ग्लैंड्स होती है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उनको कहा जाता है टॉन्सिलाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड्स आप इसे कह सकते हैं। अगला जो आता है आपका आर्टियोसिलोरोसिस। तो आर्टियो मतलब आर्टरी से संबंधित है, तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो का होता है, वे हार्ड हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, जिसके कारण से उनकी जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी मतलब उनका स्ट्रेच होना, फिर दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाना, वो प्रभावित होता है। ब्लड का फ्लो भी प्रभावित होता है। इसका डिजनरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इससे कर सकते हैं। और प्रोलैप्स डिस्क हमने पढ़ाई था क्लास के अंदर, आपका अपने स्थान से खिसक जाना, जैसे स्लिप डिस्क जिसको कहा जाता है। तो फॉलिंग आउट ऑफ प्लेस, अपने स्थान से फॉल आउट हो जाना, हट जाना। तो ये डिजीज और उनके कुछ सिम्टम्स दिए थे, ये भी हमने किए। तो इस कक्षा में इतना ही रखते हैं। अगला जो विषय अगली क्लास में करेंगे। ओम